हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की। तो इसमें आ जाता है इट, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। और जो व्यूअर सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये टॉपिक उनको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा एंड यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे है यूनिट नंबर 2। तो आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। और अगर जो नए व्यूवर आए हैं उनके लिए मैं सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोपोग्राफी ऑफ माइंड या फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो हमारा माइंड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि 3 पार्ट्स जो हमारे माइंड में, जो हमारा माइंड काम करता है कैसे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, एज पर फ्रूट क्या है, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रूड। वो कौन है, ये है फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी, यानी कि जो भी साइकोलॉजी पर थ्योरीज हुई हैं, जो इनकी शोध हुई है, रिसर्च हुई है, वो सिगमंड फ्रूड ने की है। यानी कि वो फादर ऑफ, उन्होंने ही बताया है कि माइंड जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट्स में जो है डिवाइड है। इन्होंने पूरी रिसर्च की है इस पर। तो वो क्या कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, द कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड कंसिस्ट ऑफ दोज मेंटल एक्टिविटी ऑफ विच वी आर अवेयर। यानी कि कॉन्शियस पार्ट जो है माइंड का वो पार्ट है या माइंड की वो एक्टिविटी है जिससे हम अवेयर होते हैं, यानी कि हमें पता चलता है कि इस टाइम पर ये एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि मैं अभी आपको कोई टॉपिक बता रही हूँ, समझा रही हूँ और आप उसको ग्रास्प कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, यानी कि ये आपकी करंट जो फीलिंग है, करंट जो कॉन्शियस माइंड आपका जो कैच कर रहा है, समझ रहा है, वो है हमारा जो करंटली एक्टिवेट है इस टाइम पर, जो प्रेजेंट है। ठीक है, द कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड कंसिस्ट ऑफ दोज मेंटल एक्टिविटी, यानी कि वो मेंटल की एक्टिविटी है, वो आपके माइंड की एक्टिविटी है जो एकदम अवेयर है, यानी कि जागी हुई है, वो सब समझ रही है। जो आपके साथ अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड। सच एज थॉट, फीलिंग एंड सेंसेशन, जैसे कि आपकी थॉट, आप क्या सोच रहे हैं, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपके माइंड में क्या चल रहा है, फीलिंग्स, आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं और आपके माइंड में एकदम अंदर प्रोसेस चल रहा है कि अच्छा ये सब होता है इसके अंदर, कॉन्शियस माइंड में ये सब होता है। एंड सेंसेशन, यानी कि उसको आप फील कर रहे हैं, क्या सेंसेशन आ रही है आप में। इन पर्सन इमीडिएट अवेयरनेस, यानी कि इमीडिएट अवेयरनेस, ये मीन्स जैसे आप इमीडिएट समझ रहे हैं उसको। तो ये आ जाता है आपका कॉन्शियस माइंड में। मीन्स कहने का मतलब यही है कि जो करंट सिचुएशन को समझ रहा है, ठीक है, करंट फीलिंग्स को, करंट थॉट को, सेंसेशन को ग्रास्प कर रहा है, पकड़ रहा है, कैच कर रहा है, महसूस कर रहा है उसको, तो वो होता है कॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट आ जाता है सबकॉन्शियस माइंड। इसमें आ जाता है इट इज दैट पार्ट ऑफ माइंड इन विच आइडियाज रिएक्शन आर स्टोर्ड पार्टली फॉरगेटन। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके आइडियाज़ थे, जो भी थॉट थी, फीलिंग्स थी, वो एक टाइम के लिए स्टोर हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको आज ये टॉपिक पढ़ाया है, कल हो सकती है कि आपके माइंड से वॉश आउट हो जाए, लेकिन आपके माइंड में है वो चीज़। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊंगी फिर से, तो वो क्या होगा, फिर से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लिए, जैसे मैंने आपको कॉन्शियस का टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, उसके बाद मैंने सबकॉन्शियस का टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ। तो कॉन्शियस वाला आपके माइंड में स्टोर हो गया है, ठीक है, लेकिन वो एक स्टोर हो चुका है, तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो गई है, लेकिन अभी आप सबकॉन्शियस को समझ रहे हैं। ठीक है, आपने उस टॉपिक को छोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि वो आपके माइंड में स्टोर हो गया है। ठीक है, जब आप उसको फिर से पढ़ने बैठेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सबकॉन्शियस क्या है, यानी कि वो सारा कुछ स्टोर हो चुका है आपके माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस कंटेंट इज़ नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल टू अवेयरनेस, यानी कि वो एकदम से याद नहीं आ सकते। जब आपको जब कोई चीज़ जो है आपको याद नहीं आ रही है, एकदम से याद नहीं आ रही है, ठीक है, थोड़ी देर आपको सोचना पड़ रहा है, तो
यानी कि वो इमिडिएटली आपको याद नहीं आएगा। जैसे कोई फ़ोन नंबर होता है, ठीक है, आपने एक बार याद कर लिया उसको, फिर कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन आपने उस नंबर को याद, एक बार तो आपने उसको याद किया है, आपने मेमोरी में उसको स्टोर कर लिया, फिर आप उसको याद करने लगते हैं तो वो धीरे 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 आपको याद आने लग जाता है। यानी कि एक तरह से उसको आपने स्टोर कर दिया और फिर आप उसको, फिर से आप उसको नंबर को जो है ले सकते हैं। यानी कि उसको अगर आप याद करेंगे तो वो नंबर आपको याद हो जाएगा। यानी कि लेकिन वो इमीडिएट नहीं होगा, यानी कि वो इमीडिएट रिएक्शन नहीं होगा उस टाइम पर, ठीक है। मटेरियल्स फॉर्म कैन बी बॉट फ्रॉम द कॉन्शियस इफ इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेट रिकॉल। तो इसमें यही कह रहा है कि मटेरियल जो भी आपकी मेमोरी में, जो भी आपने नंबर याद किया है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपको याद आ जाएगा। लेकिन जब कब आएगा, जब आप कंसंट्रेशन लगाएंगे उस पर, ठीक है। आप जैसे हम कभी कुछ चीज़ याद करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं और आइज़ क्लोज करके वो टॉपिक को याद करने लग जाते हैं कि क्या था वो टॉपिक। तो उससे क्या होगा, वो हमें याद आ जाता है। मीन्स कि हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको हम याद करके वो चीज़ हम वापस जो है हासिल कर सकते हैं। ये होता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि कोई भी चीज़ जो है स्टोर हो जाती है माइंड में, लेकिन जब हम उसे रिकॉल करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, कंसंट्रेट लगाते हैं उस चीज़ पे, तो वो हमें फिर से याद आ जाती है। थर्ड है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइंड। मटेरियल स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस हैज़ अ पावरफुल। अनकॉन्शियस क्या है, हमारा लार्जेस्ट, यानी कि हमारे जो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं अपने माइंड को, जो वो पार्ट कौन सा है, अनकॉन्शियस माइंड है हमारा। मटेरियल जो है स्टोर हो रहा है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है। और क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट एंड फीलिंग्स, जो क्या कर रहा है, हमारे थॉट एंड फीलिंग को जो है इफेक्ट कर रहा है, यानी कि इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल रहा है। अनकॉन्शियस मोटिवेशन होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी हम हमारे दिन में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम पूरा दिन कितना कुछ करते हैं, तो वो क्या होता है कि पूरा दिन हमारे माइंड में प्रोसेस चलता रहता है और वो सब स्टोर होता रहता है, ठीक है। अगर हम शाम को बैठ के सोचने लगे तो हमने दिन में पता नहीं कितनी एक्टिविटीज़ की हैं और वो सारा कुछ कहाँ पर स्टोर हो रहा है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो स्टोर होता रहता है, जो हमारे थॉट एंड फीलिंग को जो है इफेक्ट करता रहता है। तो ये होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब जो है हमारे माइंड का हमें पता चल गया कि हमारा माइंड जो है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है पर्सनैलिटी, यानी कि एक जो है पर्सन की क्या क्या पर्सनैलिटी, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ईद होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है और बड़े होने तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस, उसके पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस होती हैं, यानी कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो वो किस में आ जाता है, उसके पर्सनैलिटीज़ में आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है ईद। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इट कंटेन ऑल बायोलॉजिकली बेस्ड ड्राइव, इट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल। तो बेसिकली इट जो है हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कैसे, यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल मीन्स इमीडिएट रिक्वायरमेंट। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब आइसक्रीम को देखता है, उसको उसका टेस्ट पता होता है कि उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, मीठा होता है, उसे मीठा बहुत पसंद है, उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो वो बच्चा जो है जिद करने लगता है कि मुझे आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, यानी कि उसको इसी वक्त आइसक्रीम चाहिए। बच्चे कई बार देखा होगा आपने, जिद करते हैं कि उसको आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या होता है, उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इसी वक्त आइसक्रीम चाहिए। मीन्स कि उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और ये क्या होता है, ये जन्म से उसके साथ होती है, यानी कि जो है उसके जन्म के साथ ही पैदा होती है, उसके पर्सनैलिटी में होती है, उसके नेचर में होती है। ये जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो ये उसके साथ ही ग्रो करती है। यानी कि उसकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, उसको नहीं पता है कि वो किस चीज़ के लिए कर रहा है, लेकिन उसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको नहीं पता, लेकिन उसकी इद जो है उसको ये बोल रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो ये होता है हमारा ईद। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईगो। लेकिन ईगो समझने से पहले हम सुपर ईगो को समझते हैं पहले। इट प्रेफर्स टू एज परफेक्शन प्रिंसिपल, इट जज द थॉट्स एंड एक्शन ऑफ ईगो। मीन्स तो ये किस पर काम कर रहा है, परफेक्शन प्रिंसिपल, या फिर आप कह लीजिए मोरालिटी प्रिंसिपल।
मोरालिटी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। मोरालिटी प्रिंसिपल मीन्स नैतिक, यानी कि प्रिंसिपल्स, उसके जो रूल्स हैं, यानी कि ये जो सुपर ईगो है ये किस पर काम कर रही है, रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये किसी चीज़ पर अगर रूल लगे हैं, एक बच्चा है उसको जो है रूल के अंडर रखा गया है कि आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये क्या है, इस ये रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी कि एक पर्सन के अंदर एक अगर सुपर ईगो है तो वो रूल को फॉलो करके चलेगा। ठीक है। इट जज द थॉट एंड एक्शन ऑफ ईगो, यानी कि उसकी जो थॉट वो सोच रहा है और जो वो काम कर रहा है तो वो सोच समझ कर काम करता है। ठीक है। और क्या करता है ये, थिंक ऑफ अदर, यानी कि वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस भी करता है दूसरों की। अगर जैसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दो भाई हैं, आप ऐसे लगा लीजिए कि टू ब्रदर्स हैं, उनके लिए कोई टॉयज़ आया है, नया टॉयज़ आया है, तो अब बड़ा भाई भी है और छोटा भाई है। अब छोटे भाई ने वो टॉयज़ ले लिया तो बड़ा भाई क्या करेगा, सेक्रीफाइस कर देगा उसके लिए कि चलो कोई बात नहीं, ये मेरा छोटा भाई है, ये मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको इससे सिखाया गया है, उसको ऐसे प्रिंसिपल, उसको ऐसे मोरल्स दिए गए हैं। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वो अपने नैतिक एंड सिद्धांतों को, यानी कि रूल्स को फॉलो करके उस पर चलता है। तो ये किस में आ जाता है, सुपर ईगो, यानी कि उसके अंदर ये सुपर ईगो है। अब हम करते हैं ईगो। ईगो क्या है, इट फंक्शन ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, इट मेंटेन हार्मनी बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट एंड सुपर ईगो। ईगो क्या करता है, इट एंड सुपर ईगो के बीच में, यानी कि दोनों को मिलाकर, यानी कि बैलेंस बनाकर चलता है। ईगो कैसे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर। मीन्स वो सोचता है कि वो खुद को क्या मानकर चल रहा है, यानी कि उसको कैसे काम करना है। ठीक है। रियलिटी में वो, कहने का मतलब ये है कि वो वेट करता है इस कंडीशन पर। अगर किसी पर्सन के अंदर ईगो है तो वो वेट कर रहा है, कैसे कि जैसे एक बच्चा है, ठीक है, ईद में तो था कि वो जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी उसको, ठीक है, उसको आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए थी। लेकिन ईगो में क्या होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, अब वो वेट करता है, अगर उसे आइसक्रीम मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो भी ठीक है। यानी कि मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, यानी कि उसको कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है इस पर, वो जिद नहीं कर रहा है उस चीज़ के लिए कि उसको चाहिए ही चाहिए। यानी कि वो एक तरह से जो है लेट गो कर देता है, यानी कि जो प्रेजेंट में रियलिटी है, ठीक है, उसको मेंटेन करके चलता है। ठीक। अब ईड एंड सी को सुपर ईगो के बीच में कैसे वो हार्मनी करता है, आपने देखा होगा कि ईड में क्या है, इमीडिएट, यानी कि उसको जो है इच्छा अपनी पूरी करनी ही करनी है। और सुपर ईगो में क्या था कि वो जो है अपने मोरालिटी सिद्धांतों के बीच में चलता है, और ये क्या करता है, वेट करता है। अगर ये दोनों ही अपने अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो ईगो क्या बोल रहा है कि वेट करो, ठीक है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों पार्ट, इट, ईगो एंड सुपर ईगो। तो एक और टॉपिक है इसमें, फ्रूट स्टेजेस ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो जो है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी जो है धीरे धीरे एक पर्सन में कैसे डेवलप हो रही है, कैसे उसकी साइकोलॉजी को समझा गया है। ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें ओरल स्टेज। तो ये कब होती है, 1.5 ईयर, यानी कि जब बच्चा 1.5 साल का होता है तब उसके अंदर जो है ये साइकोलॉजी जो है देखी जाती है। यानी कि इस टाइम पर वो क्या कर रहा है, प्लेजर थ्रू माउथ। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, यानी कि उसको कुछ भी हम खाने के लिए उसको खुद खिला रहे हैं। एक बच्चा आपने देखा होगा कि 1.5 साल का बच्चा है, उसको खाने का नहीं पता है, कैसे खाना खाना है, क्या पीना है, क्या खाना है। ठीक है। तो उसको जो है मदर जो है अपने हाथों से फीड कराती है, उसको खाना खिलाती है। तो यहाँ से यानी कि प्लेजर फ्रॉम थ्रू माउथ, यानी कि अपने मुंह के द्वारा जो प्लेजर उसको मिल रहा है, जो उसको खाना मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है उसको ओरल स्टेज पर जो उसको माउथ से प्लेजर मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एनन स्टेज। तो ये होता है 1.5 साल से 3 साल के बीच का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं एनल स्टेज। ठीक है। ओरल स्टेज में क्या था, 1.5 साल का जो बच्चा होता है उसको क्या क्या सिखाया जाता है, ठीक है, उसको सिर्फ खाना खाना ही पता होता है उसको, वो भी उसकी मदर उसको खिलाती है और उसको कुछ भी नहीं होता है, पता होता है। और एनल स्टेज में क्या होता है कि 1.5 साल से 3 साल के बच्चे इसके स्टेज में आते हैं, और इसमें क्या होता है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि उसको जो है टॉयलेट कराना सिखाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को बिठाते हैं, टॉयलेट सीट पर बिठाते हैं कि उसको कैसे कैसे जो टॉयलेट करना है। ठीक है।
यानी कि उसको एक पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर जो बच्चे का माइंड जो है वेकअप होना शुरू हो जाता है और वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, वो समझता है बच्चा कि उसे कुछ बताया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है, और वो कैच करना सीखना शुरू कर देता है। थर्ड आ जाता है फेलिक स्टेज। तो ये कब होता है? 3 to 6 ईयर पर। तो यहाँ पर क्या होता है? लर्न सेक्सुअल आइडेंटिटी। यहाँ पर सेक्सुअल आइडेंटिटी मीन्स वो अपने आप को पहचानना शुरू करता है कि वो बॉय है या गर्ल है। ठीक है, उसको डिफरेंसेस पता चलने लग जाती है। ठीक है, कि वो किस ग्रुप में है, गर्ल्स के ग्रुप में है या बॉय के ग्रुप में है। फोर्थ आ जाता है इसमें लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है? ये होता है 6 to 12 ईयर। ठीक है, जो 6 to 12 ईयर में जो बच्चे आते हैं वो आते हैं लेटेंसी स्टेज में। तो इस स्टेज में क्या होता है? लर्न सोशलाइज, यानी कि वो दूसरों से मिलना जुलना शुरू करता है। ठीक है, वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, बच्चों से मिलता है, उनके साथ खेलता है, यानी कि एक सोशल सर्कल में जो है वो आ जाता है। उसे पता चलता है कि सोशली जो है उसे कैसे बिहेव करना है, सोशली कैसे रहना है। ठीक है, तो मीन्स एक तरह से वो सोशलाइज हो जाता है। फिफ्थ आ जाता है इसमें जेनिटल स्टेज। ये होता है 12 ईयर। ठीक है, 12 ईयर में क्या आ जाता है? अडल्टहुड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या जाता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे में, यानी कि वो जो है अपने अपोजिट सेक्स की तरफ जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है बच्चा। अगर वो बॉय है तो जो है अपने अपोजिट यानी कि गर्ल सेक्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये आ जाते हैं हमारे जेनिटल स्टेजेस। तो हमारी ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। तो हमारा यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ माइंड कंप्लीट हो चुका है। तो जिन व्यूवर्स ने यूनिट 1 के नोट्स उनको नहीं मिले हैं तो उनके वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।